जब वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है, जैसे मान लीजिए कि जब ये नीला सिक्का इस सफ़ेद सिक्के से टकराता है, तो हम देखते हैं कि टक्कर यानी कोलिजन के बाद उनकी जो चाल है, उनकी जो स्पीड है, वो बदल जाती है। इसे फिर से एक बार देखते हैं, देखिए। तो ध्यान दीजिए, टक्कर से पहले जो नीला सिक्का था वो सफ़ेद सिक्के से तेज़ था, लेकिन टक्कर हो जाने के बाद जो सफ़ेद सिक्का है वो नीले सिक्के से तेज़ हो जाता है। फिर से इसे देखिए एक बार। तो हमने यहाँ पर टक्कर से पहले और टक्कर की बाद दोनों तस्वीरें दर्शाई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही टक्कर के बाद इन दोनों की जो चाल है वो बदल गई हो, लेकिन इन दोनों का जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है। इनका जो कुल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। हमारा मतलब है कि टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा, और हम इस वीडियो में इसे गणितीय रूप से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले कि हम ऐसा करें, यदि आप इस अवधारणा से परिचित नहीं है तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, तो आप जो हमारे पिछले वीडियोस हैं उन्हें फिर से देख लीजिए, जिसमें हमने संवेग संरक्षण यानी मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की है। खैर, चलिए इसे साथ में करते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करें? तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसे हम गणितीय रूप से लिखने का प्रयास करते हैं। तो जब हम कुल प्रारंभिक संवेग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, संवेग यानी मोमेंटम द्रव्यमान गुणा वेग यानी मास गुणा वेलोसिटी के बराबर होता है। तो कुल प्रारंभिक संवेग क्या होगा, यानी जो टक्कर है उसके पहले का संवेग क्या होगा? वो इस सिक्के का द्रव्यमान गुणा जो वेग है वो जमा इस सिक्के का द्रव्यमान गुणा जो वेग है वो होगा, ठीक है। और जो कुल अंतिम संवेग होगा वो क्या होगा? फिर से वो इस सिक्के का जो द्रव्यमान गुणा वेग है वो जमा इस सिक्के का द्रव्यमान गुणा वेग जो होगा, इससे हमें जो कुल अंतिम संवेग है वो मिल जाएगा। तो चलिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो नीला सिक्का है इसका द्रव्यमान m1 है, और जो ये सफ़ेद सिक्का है इसका द्रव्यमान m2 है। तो जो नीले सिक्के का प्रारंभिक वेग है वो u1 है, और जो नीला सिक्का है उसका अंतिम वेग जो है वो v1 है, और जो सफ़ेद सिक्का है इसका प्रारंभिक वेग u2 है, और इसका जो अंतिम वेग है वो v2 है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम इनके मान रख देते हैं, यानी कि ये जो m1 m2 u1 u2 ये सब जो है इनके हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो आप वीडियो को रोककर पहले खुद से इसे करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए साथ में करते हैं। तो जब हम कुल प्रारंभिक संवेग की बात कर रहे हैं तो पहले हम ये जो पहला सिक्का है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक संवेग है वो क्या है? m1 गुणा u1, और फिर हमें इसे जोड़ना होगा जो दूसरा सिक्का है उसके प्रारंभिक संवेग से, यानी कि प्लस m2 गुणा u2, ठीक है। तो ये तो आपका कुल प्रारंभिक संवेग हो गया। अब हम अंतिम संवेग की बात करते हैं। तो पहले सिक्के के लिए m1 गुणा v1 हो जाएगा, जमा फिर दूसरा सिक्का m2 गुणा v2, तो m1 v1 जमा m2 v2, तो ये आपका कुल अंतिम संवेग हो गया। तो हमें इसे ही सिद्ध करने का प्रयास करना है इस वीडियो में। तो इसे कैसे व्युत्पन्न करें, इसे कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं? तो हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सी अवधारणा लागू की है। तो हम यहाँ पर वास्तव में न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम है, ठीक है, उसे यहाँ पर उपयोग में लाने वाले हैं। तो यदि आप न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम है उसका उपयोग करेंगे तो आप इसे व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ये जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती है ये बल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बल कहाँ आ रहा है? तो जब ये दोनों सिक्के टकराते हैं, जब कोलिजन होता है, तो उस समय वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो हमें ये जब दोनों सिक्के टकरा रहे होंगे उस समय की बात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों सिक्के अभी टकराए। अब ये जो नीला सिक्का है वो सफ़ेद सिक्के पर एक बल लगा रहा होगा, तो इस बल को हम F2 कह देते हैं। और जो सफ़ेद सिक्का है वो नीले सिक्के पर बल लगा रहा होगा, इसे हम F1 कह देते हैं। तो दोनों सिक्के एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे। अब न्यूटन के नियम के अनुसार F1 किसके बराबर होगा? F2 के, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो F1 बराबर F2, और ये विपरीत है, इसे कैसे दर्शाएंगे? तो यहाँ पर हम एक ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। तो F1 बराबर -F2।
तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये दोनों बल इक्वल है और ऑपोजिट है, ये समान है और विपरीत दिशा में है। अब जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमें यहाँ पर द्रव्यमान और वेग की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कि बल से हम ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार F बराबर होता है m गुणा a के। m यानी द्रव्यमान, a यानी कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो F1 की जगह हमें क्या लिखना होगा, m1 गुणा a1, ये पहले सिक्के के लिए हो गया। और F2 की जगह क्या लिखना होगा, m2 गुणा a2, ये दूसरे सिक्के के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान तो मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पर वेग नहीं मिला, हमें यहाँ पर त्वरण मिला है। लेकिन हमें पता है कि त्वरण और वेग के बीच में क्या संबंध है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग के परिवर्तन की दर। तो फिर से आप वीडियो को रोककर खुद से एक बार ये प्रयास कीजिए कि आप ये जो त्वरण है उसको वेग के संदर्भ में कैसे लिखेंगे। तो चलिए साथ में करते हैं। तो m1 गुणा, अब ये जो a1 है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन क्या है पहले सिक्के के लिए, वो है v1 माइनस u1, यानी कि जो अंतिम वेग है माइनस जो प्रारंभिक वेग है, बटे समय यानी t, बराबर माइनस m2। अब यहाँ पर a2 के लिए हम क्या लिखेंगे, v2 माइनस u2 बटे a। ये क्या है, दूसरे सिक्के के लिए वेग में परिवर्तन की दर। और हमने यहाँ पर t1 और t2 नहीं लिखा है, हमने केवल t लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि t1 और t2 एक समान है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जब दोनों वस्तुएं, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स है, जब ये टकरा रहे हैं, ये t उस समय को दर्शा रहा है। तो जितने समय के लिए पहला सिक्का दूसरे सिक्के से टकराएगा, तो दूसरा सिक्का भी पहले सिक्के के साथ उतनी देर ही टकराएगा। ठीक है, तो दोनों सिक्कों पर बल समान समय के लिए लगेंगे। ठीक है, इसलिए ये t जो है वो एक समान है। तो ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास द्रव्यमान और वेग सभी यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2 जमा m2 u2। यहाँ पर जमा m2 u2 इसलिए क्योंकि ये माइनस m2 और माइनस u2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो u वाली टर्म्स है उन्हें एक तरफ लिख लेंगे और v वाली जो भी यहाँ पर टर्म्स है उन्हें एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, m1 v1 जमा m2 v2 बराबर m1 u1 जमा m2 u2। यानी ये जो हमें ऊपर जो समीकरण चाहिए था, हमें वो समीकरण यहाँ पर मिल गया है। तो संक्षेप में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये जो स्थिति है इसका एक गणितीय समीकरण लिखा। फिर हमने ये देखा कि ये जो समीकरण है इसके पीछे की अवधारणा क्या है। इसके पीछे न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है उसका हमने उपयोग किया है। और फिर हमने जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उसका उपयोग करके f का मान रखा, और फिर हमने a का मान रखकर उसे u या v की जो टर्म्स है उसमें लिख दिया, और हमें अपना जो अंतिम समीकरण है वो मिल गया। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।